बच्चे का रिचार्ज इशू हो गया। एनीवे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम 9th चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। अच्छा, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? हमने त्रिभुजों के क्षेत्रफल तो ऑलरेडी सीख ही लिए थे जब हमने 12th चैप्टर पढ़ा था। यहां हम मोटा मोटा समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें सबसे पहले हमने तो ये सीखा कि समांतर चतुर्भुज आखिरकार होते क्या हैं और ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज में हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले समांतर चतुर्भुज ही सीखा। उसके बाद हमने आयत देखा था। आयत क्या है? वर्ग। ये भी समांतर चतुर्भुज के ही प्रकार है, आयत, वर्ग। और इसके बाद समचतुर्भुज। इसके साथ साथ हमने एक समलंब चतुर्भुज भी सीखा था। तो पहले तो आकृतियों के बारे में सीखा, उसके बाद हमने उनके क्षेत्रफल के बारे में भी सीखा। अब यदि मैं आपको पिछली क्लास का बताऊं, तो पिछली क्लास में हमने सबसे पहले क्षेत्रफल स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले हमने समांतर चतुर्भुज का परिमाप भी सीखा कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल भी क्या होता है। अच्छा, इससे पहले परिमाप और क्षेत्रफल में जो अंतर होता है वो तो हम ऑलरेडी सीख ही चुके हैं कि परिमाप गुड का इवनिंग मतलब सर। क्या है और क्षेत्रफल का मतलब क्या है। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, इसके बाद हमने समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार जो कि आयत होता है, उसका भी परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखा। अच्छा, यहां मैंने आपको एक चीज बता दी थी कि जब भी हम परिमाप निकालेंगे ना, तो उसके लिए हमेशा आपको फॉर्मूला या सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है कि जो उसके चारों साइड की भुजाएं हैं उनका योगफल। तो उसको आप याद रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो भी आप परिमाप तो आसानी से निकाल पाओगे। लेकिन क्षेत्रफल का आप फॉर्मूला याद रख लेना ताकि आपको क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो जाए। इसके बाद हमने वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना भी सीख लिया था। अच्छा, आयत और वर्ग में ना ज्यादा अंतर होता नहीं है। ठीक है, आयत में क्या लंबाई और चौड़ाई होती है अलग अलग, लेकिन वर्ग में क्या है कि जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो बराबर हो जाती है। फिर उससे क्या होता है, उससे वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो उस केस में हमने परिमाप और क्षेत्रफल निकालना भी सीख लिया था। अब हमें क्या करना है, जैसा कि हम हर क्लास में करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि पिछली क्लास पर पेस्ट होगा। ये क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आने लायक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप सावधानी से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में आंसर कोई नहीं करेगा। जल्दबाजी में आंसर कोई नहीं करेगा। आपको अगर इसका डायग्राम बनाना है तो अपनी कॉपी में डायग्राम बना लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बिना डायग्राम के सॉल्व करना है तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। जैसा भी आपका मन करे ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही देखिए क्वेश्चन सारे ही आसान है। अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो बहुत ही आसान लगेगा। आपको थोड़ा सा ना ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक दो बच्चों ने आंसर किया और दोनों का गलत है, इसलिए मैं कह रहा हूं अभी आपको थोड़ा सा ध्यान से कर लो आप कि इसमें दिया क्या हुआ है, उसके आधार पर हम क्या निकाल सकते हैं, उसके बाद हमसे पूछा क्या है। ये सारी चीजों को आप कनेक्ट करने की कोशिश करो तो आपको रास्ता मिल जाएगा हल करने का कि ये क्वेश्चन कैसे हल करना है आपको। फिर से बोल रहा हूं मैं, जल्दबाजी किसी को नहीं करनी, आप आराम से सॉल्व कर लो, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को ना उद्देश्य ये होता है कि आप सही से सॉल्व करो, ना कि कम समय में सॉल्व करो। हर एग्जाम में आपको समय पूरा मिलेगा। हर एग्जाम में समय पूरा मिलेगा। अच्छा, मैं इसमें बता दूं, इसमें ना भुजा नहीं पूछी है, इसमें पूछा है परिमाप क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप समय ले लीजिए, थोड़ा सा समय ले लीजिए आप थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको ना डिस्कस करने से पहले मैं शायद आपसे पूछूंगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व किया, ताकि मुझे बस ये पता चल जाए कि आपने इस क्वेश्चन के पहले क्या सोचा, कैसे सॉल्व किया होगा। और अगर आपने कुछ अलग तरीके से सोचा है तो मैं आपको वो समझा पाऊं कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो घबराने की बात नहीं है, जिस जिस बच्चे ने भी आंसर किया है बस मैं उससे ऐसे ही पूछूंगा। आपका मन हो तो बता देना, ऐसा भी नहीं है कि आपको बताना ही बताना है। मन हो तो आप बता देना कि कैसे सॉल्व किया था।
अच्छा, बता दोगे तो बस फायदा इतना होगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम आप कैसे उसे सॉल्व करते हो, क्या सोचते हो, कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, ये सारी चीजें। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, 2 बच्चे और बचे हैं, शायद 2 या 3 बच्चे और बचे हैं, उनको और आंसर देने देते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा, सभी शायद आंसर कर चुके हैं, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। मोस्टली बच्चे आंसर कर चुके हैं, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड है, 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अच्छा, सबसे ज्यादा बच्चों ने ना ऑप्शन डी को करेक्ट बोला है। कमेंट पे ये बताएगा किस किसने आंसर डी किया है। कमेंट पे पहले ये बताइए। अच्छा, किस किसने, वाई लिख दो जिसने भी डी किया है ना, हाँ डी लिख दो या फिर डी लिख दो, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो आप, वाई या डी। एक और बच्चा है जिसने आंसर डी किया है, हाँ बस इन्होंने किया, और किसी ने डी नहीं किया, और कोई मत लिखना। अच्छा, इसमें से खुशबू, हाँ सबसे पहले आपसे पूछता है, आपने कमेंट किया, आपने कैसे सॉल्व किया था आप बताइए। ऐसे ही मतलब कुछ कुछ भी बता सकते हो जैसे आपने किया हो। मतलब इसमें स्केयर दे रखा है, स्केयर की जो चारों साइड है वो सेम होती हैं। बिल्कुल। पहले मैंने 4 को मतलब डिवाइड किया 36 से कि मतलब इसकी जो चारों साइड है वो कितनी होंगी, तो 9 आया। और 9 ओके। सर जो हमारा जो बेस है और जो है हमारे हमें बेस भी हमें 9 मिल गया। और सर जो ओके, इसकी हाइट है, सॉरी लेंथ है, जो सॉरी लेंथ है जो वो भी वो भी हमें 9 9 मिली। होगी। मल्टीप्लाई कर दी सर, 18 आंसर आ गया सर। बट 9 × 9 तो 80 बनाना चाहिए ना, आपने तो जोड़ा है, आपने कहा मल्टीप्लाई किया है। 9 ये किया है ना, एक मिनट, कोई बात दो नहीं। साइड, तो दो ठीक है, साइड से वो ठीक है, मैं समझ गया। टीना, हाँ टीना आप बताओगे आपने कैसे किया, सेम किया या अलग किया, अलग अलग किया हो तो बता देना, सेम किया है तो बोल देना सेम ही किया है सर, यही सेम। अच्छा, राम देवी आपने, अनम्यूट करके बता सकते हो, लिख के बता सकते हो सेम। अच्छा, रवि और रमेश, 2 बच्चे और हैं, रवि नायर और रमेश दैया के नाम से, आपने भी सेम किया है क्या? ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन, कोई बात नहीं, ठीक है, ऑप्शन बी 2 बच्चों ने सही किया है, वो कौन कौन से हैं, ऑप्शन बी लिख दो वो कमेंट में। अच्छा, मैं यहाँ ज्यादा डिस्कस क्यों कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ। जनरली मैं इतना डिस्कस ना किसी भी क्वेश्चन को करता नहीं हूँ कि मैं पहले आपसे पूछूं। इतना डिस्कशन करने का ना फायदा ये है, मुझे बस ये पता चल जाएगा कि आप किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हो। अगर उसमें कहीं गलती है तो मैं आपको बता पाऊं कि आगे से, ताकि आप याद रख पाओ कि आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना, ऐसे सॉल्व करना है, बस इसलिए। हाँ खुशबू बताइए। सर इसमें ये ऐसे नहीं हुआ था, जो ये 9 की मतलब जो 9 आया था ना, तो उसकी हम्म मल्टीप्लाई हमने 4 से की कर दी, क्योंकि स्केयर की 4 साइड होती हैं। और हम्म तो हमारा 36 आ गया, तो इससे पता चल गया कि 18 जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो 36 आया, फिर 18 कैसे ठीक है? सर क्योंकि जब हम 9 हमने बेस भी ले लिया और सर हाई वो लेंथ भी ले ली सर, 9 की दोनों की वो करेंगे। देखिए, आपने जो फॉर्मूले लगाए थे ना, जो सोचा था वो एकदम सही है, आपने उसमें गलती नहीं की, आपने कहीं और गलती की है, वो मैं बताता हूँ आपने कहाँ की है। पहले बाकी के बच्चों से पूछ लेते हैं, पहले बाकी के बच्चों, हाँ 2 बच्चों ने बी किया है, आप ये बोलोगे कौन कौन से बच्चे ने ऑप्शन बी आंसर किया है? 2 बच्चों ने बी आंसर किया है, आप बी लिख दो या यस लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। 5 सेकंड है, देखो आप अगर लिख दोगे तो बता दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 5 सेकंड में बता दो। 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, अच्छा, मैंने बस 2 ही ऑप्शन क्यों किए, क्योंकि ये ज्यादा बच्चों ने आंसर किया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए जैसे सर आपने, हाँ जी बताइए। सर इसको 36 को 4 से डिवाइड कर 4 से इसको मतलब सर भाग कर दिया था 10 सर, उस अकॉर्डिंग जो 18 आंसर आया था। समझ गया मैं। अब देखिए मैं बता देता हूँ कि आपने कहाँ गलती की, तो मैं वर्ग बना लेता हूँ पहले, ठीक है, मैं पहले वर्ग बना लेता हूँ ताकि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो। एक ये वर्ग हो गया,
जिसकी 4 भुजाएं हैं। ठीक है, अब हुआ क्या है, मैंने इसका नाम भी दे दिया है, मान लो ABCD, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ABCD। अब आप ये बोल रहे हो कि 36 को आपने 4 से डिवाइड कर दिया, उससे आपको इसकी एक भुजा मिल गई, यही बोलना चाह रहे हो ना। लेकिन अगर ये इसका 36 परिमाप होता ना, तो आप 4 से डिवाइड कर सकते थे। मतलब मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो ये 9 होती, ये 9 होती, ये 9 होती, ये 9 होती, तो उस केस में परिमाप आता इसका 36। तो क्या आता, परिमाप 36 आता। लेकिन ये तो क्षेत्रफल है ना, परिमाप थोड़ी ना है 36, एरिया है, ये तो एरिया है ना, ये तो एरिया दे रखा है 36। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 9 तो नहीं होगा, ये तो मुझे पक्का पता चल गया। ठीक है, अब 9 नहीं होगा तो कितना होगा, देखिए अब आपको ध्यान से समझना है। अगर आप परिमाप देके रखते ना तो ये सही था, 4 के डिवाइड करना। ठीक है, आप कुछ नहीं, जो दे रखा है ना उसका फॉर्मूला लिख लो। आपको इसका वो बताओगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का, वर्ग के क्षेत्रफल का, या स्क्वायर के एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताएगा कोई कमेंट में, या अनम्यूट करके बता सकते हो। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पिछली क्लास में पढ़ा है। 4 गुना भुजा, साइड गुना साइड सर। साइड गुना साइड, एग्जैक्टली, या भुजा गुना भुजा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं, मैं अभी हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश वाले समझ जाना, भुजा गुना भुजा होता है। ठीक है, अब ये कितना दे रखा है, तो देखो ये कितना दे रखा है 36, तो ये कर दिया मैंने बराबर 36। अगर भुजा गुना भुजा 36 है, तो अब भुजा बता सकते हो, भुजा कितनी होगी, यहां से बता सकते हो क्या आप, यहां से भुजा कितनी होगी। अगर भुजा गुना भुजा 36 है, यानी कि साइड इंटू साइड 36 है, तो साइड कितनी होगी, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अब फिर से मैं और थोड़ा सा और डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इधर क्या है, दो बराबर की उनका गुणा हो रहा है, भुजा का भुजा से ही गुणा हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब 36 को मुझे इस तरह से तोड़ना है कि दोनों संख्याएं सेम रहे, दोनों संख्याएं सेम रहे। तो इसका मतलब क्या होगा, इधर तो मैंने इसको भुजा गुणा भुजा ही लिख दिया है। ठीक है, और मोटा मोटा मतलब ये होता है कि 36 को आप वर्गमूल निकालना होता है। पर अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 6 इंटू 6, ऐसे लिख सकता हूं कि 36 को मैं 6 इंटू 6 लिख सकता हूं क्या, सभी बच्चे बताएंगे यस और नो, हाँ यस ना। ठीक है, अब यहां से बता सकते हो, अगर भुजा गुणा भुजा 6 इंटू 6 के बराबर है, तो भुजा किसके बराबर होगी, यहां से बता सकते हो, यहां से बता सकते हो क्या, अभी भी 12 है क्या, अभी भी 12 है, कैसे, अभी तो 6 आएगा ना, 24 नहीं 6 आएगा। अच्छा कैसे आएगा वो मैं बता देता हूं, ठीक है वो मैं बता देता हूं। आप मुझे ये बताइए, अगर रुको रुको, अगर एक्स स्क्वायर 36 के बराबर है, तो एक्स किसके बराबर होगा, कमेंट में बताना। अगर एक्स स्क्वायर 36 के बराबर है तो एक्स किसके बराबर होगा, बता सकते हो क्या, अगर एक्स स्क्वायर 36 के बराबर है तो एक्स किसके बराबर होगा, कैसे निकालते हैं, कोई बता सकता है, नहीं कोई बात नहीं, अच्छा पक्का ना, ठीक है। अच्छा इसका उल्टा समझते हैं, इसका हम उल्टा समझते हैं, कैसे, यदि मान लो, अच्छा अब तो ये तो सब बता पाएंगे, ये तो सब बता पाएंगे, अगर मान लो x 4 है, ठीक है x 4 है, ध्यान से समझना, अब कोई आंसर नहीं देगा कोई बात नहीं, x 4 है तो x स्क्वायर कितना होगा, ये बता सकते हो, x 4 है तो x स्क्वायर कितना होगा, बताइए जल्दी से, इसमें गलत मत देना, देखो ये तो बहुत आसान है, x स्क्वायर कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे, 3 बच्चों ने बताया अभी तक, टीना, खुशबू, रमेश, धर्मवीर, 4, सभी बताएंगे, सभी बताएंगे, ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर होगा, देखो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स ना, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स, और एक्स क्या है 4 के बराबर है, मतलब ये होगा 4 गुणा 4, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 16 के बराबर। ठीक है, किसी भी संख्या के स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुना करना, जैसे
अगर x 5 है तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणा 5, ये हो जाएगा 25। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा करना। ठीक है, ये समझ में आया। अब हम यहां से ना उल्टा सोचते हैं। उल्टे का क्या मतलब है कि यदि x स्क्वायर बराबर 25 है, यदि x स्क्वायर बराबर 25 है तो x कितना होगा। तो ये हमें कैसे सोचना होता है, ये हमें ऐसे सोचना होता है कि 25 का फिर वर्गमूल क्या होगा, क्योंकि जो वर्ग और वर्गमूल होते हैं ना वो उसके अपोजिट होते हैं। अच्छा ठीक है, इससे बेटर ये है कि मैं ना आपको एक डिटेल में समझा देता हूं। किसी भी संख्या लिखता हूं यहां, किसी भी संख्या का वर्ग। ठीक है, अब यहां मैं 2-3 संख्याओं को लेके चलता हूं। ठीक है, संख्या अगर मैं 2 लिखता हूं तो वर्ग आता है उसका 4। ठीक है, 3 का वर्ग बताना कितना आएगा, जल्दी से बताओ 3 का वर्ग कितना आएगा। 3 का वर्ग पूछ रहा हूं मैं, 3 का वर्ग कितना आएगा, वर्ग मतलब स्क्वायर। अच्छा इंग्लिश में अगर कोई वर्ग मतलब स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, बिल्कुल 3 × 3 9। इसी तरह आप कोई भी संख्या ले लो, मान लो मैं यहाँ 5 लेता हूं तो 5 का तो अभी हमने निकाला ही था 25 होगा। 6 का लेता हूं तो 6 का 36 होगा। 7 का और बता दो 7 का कितना होगा, लास्ट 7 का और बता दो 7 का कितना होगा, 7 का कितना होगा सभी, बहुत बढ़िया। ठीक है, 7 का होता है 49। यहां तक सभी को समझ में आया। ये बताओ वर्ग सभी को समझ में आया, वर्ग क्या है, यस और नो। सभी को, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे समझ में आएगा। नहीं आया हो तो मैं दोबारा से बता दूंगा। वर्ग सभी को समझ में आया ना, तो इसको तो बोलते हैं स्क्वायर। मतलब अगर मान लो, देखो इसको क्या बोलते हैं, अगर मान लो x मुझे 2 दे रखा है। ठीक है, अगर मुझे x 2 दे रखा है तो जो x स्क्वायर है ना वो इसका वर्ग आएगा, स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर क्या है 4, तो x स्क्वायर आएगा 4। इसी तरह से मान लो y आपको 6 दे रखा है तो y स्क्वायर बताना कितना आएगा। अगर y आपको 6 दे रखा है तो y स्क्वायर कितना आएगा, y स्क्वायर कितना आएगा, बहुत बढ़िया, y स्क्वायर आएगा 36। बिल्कुल सही, मतलब अभी आपको समझ में आने लगा है। ठीक है, ये हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। चलिए मैं एक और चीज बता देता हूं, एक और चीज पूछ लेता हूं आपसे। मान लो आपको भुजा दे रखी है 5, मान लो आपको भुजा दे रखी है 5, तो भुजा स्क्वायर कितना आएगा, भुजा स्क्वायर कितना आएगा। अगर भुजा 5 है तो भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर कितना आएगा, बहुत बढ़िया, भुजा स्क्वायर आएगा 25। बिल्कुल सही बात है। या फिर मैं भुजा स्क्वायर को ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, भुजा गुणा भुजा। भुजा स्क्वायर को मैं भुजा गुणा भुजा या साइड इंटू साइड भी तो लिख सकता हूं ना, क्योंकि स्क्वायर है मतलब उसी उसका 2 बार गुणा हो रहा है। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर को भी तो मैं एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूं, इसी तरह से भुजा स्क्वायर को मैं भुजा गुणा भुजा लिख सकता हूं। ठीक है, अब आपको यहां तक तो समझ में आ गया। अब आप देखिए उल्टा समझने की कोशिश कीजिए। उल्टे का मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहां आपसे पूछूं कि यदि एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो एक्स बराबर क्या आ रहा होगा, आप बता सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। एक्स स्क्वायर बराबर 9 है तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स सभी बताएंगे, एक्स का मान क्या होगा, 2 ही बच्चों ने बताया अभी तक, बहुत बढ़िया, एक्स का मान होगा 3, बिल्कुल सही। अच्छा हाँ जी बताइए, किसी बच्चे का डाउट है। हाँ अंकित सरोहा, आपका कोई डाउट है क्या, आपका कोई डाउट है, नहीं, ठीक है ठीक है, हाँ जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा जब हमने किसी भी संख्या का वर्ग किया था ना तो हमने उसको स्क्वायर बोल दिया था, वर्ग बोल दिया था। ठीक है, अब लेकिन यदि ये क्या हो रहा है, यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स आने को, इसको हम बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, मतलब यदि हमें एक्स स्क्वायर बराबर 25 दिया है तो एक्स जो होगा ना वो 25 का वर्गमूल होगा, 25 का क्या होगा, वर्गमूल होगा। अब वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, मतलब x से x स्क्वायर जाना, x से x स्क्वायर जाना तो कहलाता है वर्ग, मतलब उसी संख्या का 2 बार गुणा करना। लेकिन x स्क्वायर से x पे आना कहलाता है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। इसको हम इस तरह से लिखते हैं और इसका मान भी 5 होता है। वही आप इसका मतलब समझ गए अभी। ठीक है, अब मेरा डाउट कहां था, अब देखिए वापस से उस पर आते हैं। मेरा डाउट कहां था, मेरा डाउट था
कि यदि आपको मान लो भुजा स्क्वायर यदि आपको 36 दे रखा है तो भुजा कितना होगा, बता सकते हो? कमेंट में बताइए भुजा कितनी होगी। अगर भुजा स्क्वायर आपको 36 दे रखा है तो भुजा कितनी होगी, कमेंट में बताइए सभी, भुजा कितनी होगी सभी बताइए सभी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी आपको समझ में आया ना कि भुजा होगी 6। अब बताइए, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपको ना जब भी ये भुजा पूछे तो इसमें 2 का भाग नहीं करना होता कभी भी। मतलब मैं भी मान रहा हूं कि काफी बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि अगर भुजा स्क्वायर 36 है तो भुजा इसमें 2 का भाग कर दो, भुजा निकल आएगी। नहीं, हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका स्क्वायर 36 हो। अब ये मुझे पता है कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो मतलब भुजा 6 हो जाएगी। ये आया ना सभी को समझ में? तो चलिए अब हम वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था अब हमारा, मैं इसको पूरे को इरेज कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि एक वर्ग था जिसका क्षेत्रफल है 36 मीटर स्क्वायर। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ एक वर्ग बना लेता हूं। अब ये रफ डायग्राम है, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट वर्ग हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है या साइड का स्क्वायर होता है, कुछ भी कह सकते हो। और वो कितना दे रखा है, 36 मीटर स्क्वायर, 36 मीटर स्क्वायर। अब आप इसमें भुजा बता सकते हो कितनी होगी भुजा, अब बता सकते हो भुजा कितनी होगी, यहां से बता सकते हो क्या? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे यहां से भुजा कितनी होगी। बहुत बढ़िया, शाबाश, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर भुजा कितनी होगी, 6 मीटर। मतलब क्या हुआ, मतलब मुझे वर्ग की भुजा मिल गई है ना 6 मीटर, तो ये भी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर है, ये भी, क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है ना। अब मुझे यदि एक मिल गई तो चारों इसके बराबर होंगी। अगर चारों 6 मीटर है तो अब परिमाप बताना, इसका परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर कितना होगा बताना। अब तो ये बहुत ही आसान हो गया ना। अब बताइए पेरीमीटर कितना होगा इसका, अब बताओ, आंसर बताओ आप। अभी इसका क्या होगा, चारों को हम ऐड कर देंगे, बिल्कुल, या 4 से एक किसी भी एक संख्या को गुणा कर दो, ठीक है, या तो चारों को ऐड कर दो, ये हो गया मीटर, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते हो इसको, 4 गुणा भुजा होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो 4 इंटू भुजा कितनी निकली है, 6 यानी कि 24 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अभी आपको समझ में आया क्या, ये बताओ, अभी समझ में आया? सभी बताएंगे। इस पे काफी टाइम लिया है मैंने, क्योंकि ये ना आपको आ जाना चाहिए था, नहीं आया कोई बात नहीं। अभी सभी को समझ में आया ना कि क्षेत्रफल दो तो आप कैसे निकालना है, अगर परिमाप दो। देखिए जो भी बच्चे अगर 4 का भाग दे रहे थे ना, 4 का भाग हम जब देते यदि ये परिमाप होता, ठीक है, यदि ये परिमाप होता इसका मतलब क्या था कि चारों भुजाएं बराबर होती, तो ये क्या होता, 4 गुणा भुजा का मान होता। अगर ये परिमाप दे के रखता, उस केस में मान लो इसको 36 लिखते तो उस केस में भुजा हमें 9 मिलती, तब मैंने मान लिया उस केस में भुजा हमें 9 मिलती। लेकिन हमें परिमाप थोड़ी ना, हमें तो क्षेत्रफल यानी कि एरिया दे रखा है ना, पेरीमीटर थोड़ी है। अगर ऐसा है तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर से भुजा निकालना, तो अब आपने ऐड किया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपने ऐड किया था तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। अभी सभी को समझ में आ गया ना। अब देखिए इसमें ना गलती नहीं होनी चाहिए आपको कभी भी, स्क्वायर जब दे, आपका इसलिए 24 आया था, अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी का डाउट हो तो अपने डाउट पूछ लेना, अगर नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका 24 आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें ना मैंने इसीलिए ज्यादा टाइम दिया है ताकि आपको अब कभी भी डाउट ना आए, ठीक है। अब हिसाब से तो आपको कभी भी डाउट नहीं आना चाहिए। चलिए अब आता है समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल देख लेते हैं। देखिए अभी तक हमने समांतर चतुर्भुज का सीख लिया था, आयत का सीख लिया है, और किसका सीख लिया, वर्ग का सीख लिया है, ठीक है। अब हम सीखेंगे समलंब चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, ये कैसे निकालते हैं। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है, देखिए परिमाप तो सबका यही होता है ना, चारों भुजाओं की जो कुल लंबाई होती है वही उसका परिमाप होता है। तो पहले हम समलंब चतुर्भुज देख लेते हैं कि ट्रेपेजियम क्या होता है। तो जो समलंब चतुर्भुज है वो क्या होता है, उसका एक युग्म जो आमने सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। इसका मतलब ये वाला युग्म देख सकते हैं हम, ये वाला समांतर है, कैसे पता, इस वाले निशान से पता चला कि ये दोनों समांतर हैं।
अगर ये दोनों समांतर है, क्योंकि एक ही योग में वो समांतर है, अगर मान लो ये भी समांतर हो जाता, ये वाला भी, तो फिर ये समांतर चतुर्भुज ही हो जाता ना। अभी चूंकि एक ही योग में समांतर है, इसलिए ये समलंब चतुर्भुज है। इसलिए क्या है, ये समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसकी चारों भुजाओं की हमें लंबाई पता है कि इसकी ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, इसकी डी है, ये हमने मानी है। आप कुछ भी मान सकते हो। अगर मैं इसी केस में इसका परिमाप बताना कितना होगा, चारों भुजाओं की लंबाई पता है ना आपको, परिमाप बताना कितना होगा? चारों भुजाओं की लंबाई पता है, जल्दी से बताओ परिमाप कितना होगा इसका। सभी बच्चे बताएंगे इसका परिमाप कितना होगा। क्योंकि आपको चारों भुजाओं की लंबाई पता चल गई है, अब तो परिमाप आसानी से बता सकते हो इसका। जल्दी से बताइए परिमाप क्या होगा। ओके, और कोई बताएगा? टू ए बी, हाँ खुशबू बताइए। सर एक बार दोबारा समझा दो, ये कैसे निकालना है इसकी, ये परिमाप जो क्या? यस सर। परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग ही तो होता है बस, कैसे भी नहीं निकालना। चारों भुजाओं को योग कीजिए। किसी भी आकृति का पेरीमीटर या परिमाप जो होता है, उसकी चारों साइड्स का सम होता है, चारों भुजाओं का योग होता है बस। बिल्कुल, रमेश दैया के नाम से जो भी बच्चा ना, उनका आंसर एकदम सही है। चारों भुजाओं का योग ही तो करना है आपको। एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है, चौथी भुजा डी है, चारों का योग कर दो, सिंपल। इसका परिमाप कितना हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, परिमाप तो हर किसी का ऐसे ही होता है ना, चारों भुजाओं को बस योग कर देते हैं, वही उसका परिमाप होता है, वही उसका पेरीमीटर होता है। ठीक है, चलिए ये तो हमने सीख लिया परिमाप क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब आते हैं इसके एरिया पर। ठीक है, अब एरिया आपको क्या पता ही है, एरिया क्या होता है कि किसी भी आकृति के द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है। ठीक है, कितना जो एरिया वो कवर कर रहा है वो फिगर, वही उसका एरिया कहलाता है। अब इस केस में समलंब चतुर्भुज के में ना आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जो एरिया होता है, जैसे आयत का सभी को पता होता है कि एरिया होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, या लेंथ इनटू विड्थ। इसी तरह से, अच्छा अंकित सरोहा के नाम से जो भी बच्चा है ना, बार बार आप हैंड रेज कर रहे हो, आपका कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। अंकित सरोहा के नाम से जो भी बच्चा है ना, बार बार हैंड रेज कर रहे हो, आपका कोई डाउट हो तो आप बता दो अनम्यूट करके। चलिए कोई बात नहीं। आयत का हमें पता होता है, वर्ग का पता होता है, भुजा स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर। इसी तरह से समलंब चतुर्भुज का कैसे निकालते हैं वो आपको ध्यान रखना है। उसके लिए आपको दो चीज पता होनी चाहिए, क्या कि समांतर भुजाओं की लंबाई क्या है। अब देखिए यहाँ समांतर भुजाएं क्या है, एक तो ये वाली और ये वाली, इसकी लंबाई है ए, इसकी लंबाई है सी। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, दूसरी चीज इन दोनों भुजाओं के बीच में जो दूरी है वो पता होनी चाहिए। अब यहाँ दूरी क्या है, यहाँ दे रखी है h है, तो h क्या हो गई, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो गई। तो अब इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है कि समांतर भुजाओं का योग बटे 2। अब समांतर भुजाएं क्या थी, ए और बी, अब इनका योग क्या हो गया, a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, इनटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी h, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये इसका हो गया एरिया। ठीक है, अब इसका ना सभी को स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आपको याद रख सको, आप अपनी कॉपी में लिख सको कि किसी भी समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, कि जो उसकी पैरेलल साइड्स होती हैं उनका सम और उनके बीच की डिस्टेंस होती है वो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सम जो भी निकलेगा उसमें 2 का भाग दो और उसके बीच की जो डिस्टेंस है, नोट कर लिया ना, बहुत बढ़िया, उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसका मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, समलंब चतुर्भुज आपके एग्जाम में काफी कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कम पूछा जाता है इसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं पूछा जाता, कभी तो पूछा ही जा सकता है ना। मान लो आपके टाइम पे आ गया तो फिर ये क्वेश्चन रह जाएगा। इसलिए आपको ये याद जरूर रखना है, इसलिए ये आपको याद जरूर रखना है कि इसका क्षेत्रफल होता है a प्लस सी बाई 2, यानी कि समांतर भुजाओं का जो योग है अपॉन 2 इंटू उनके बीच की दूरी। ठीक है, अगर ये आपको याद है तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। मैं बहुत देर समझा दिया है मैंने समलंब चतुर्भुज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 एक्सप्लेन क्या करना है मुझे, रामदेवी? सर ये एक बार थोड़ा रिपीट कर सकते हो, कम ठीक है, समझ हाँ। आया सर।
ठीक है, मैंने बोला कि समलम चतुर्भुज, ये आपको पता है समलम चतुर्भुज क्या होता है? ये मैंने पहले ही पढ़ा दिया, यस ये सर। पता है, ये पता है ना? ठीक है, अब हम इसके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए समलम चतुर्भुज में एक भुजाओं का जो जोड़ा होता है, आमने सामने वाली भुजाओं का, वो समांतर होता है, जो कि इसमें है। ठीक है, ये वाली भुजा और ये समांतर है, और इनके बीच की दूरी है h। आपको बस दो ही चीज चाहिए समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए, आपको दो ही चीज चाहिए कि एक तो समांतर जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई क्या है और उनके बीच में दूरी क्या है। ठीक है, अब यहां से हमें यह पता चल गया कि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई है a और दूसरे की लंबाई है c, और उनके बीच में जो दूरी है वो हो गई h। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है, या जो इसका एरिया है वो होता है कि जो समांतर भुजाओं की लंबाइयां हैं उनको आप जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो a प्लस सी जोड़ा और 2 का भाग दे दिया। ठीक है, अब इस पूरे में गुणा कर दो, इनके बीच की दूरी क्या है? h। इनके बीच की दूरी है h, तो यही इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है, या यही इसके एरिया का सूत्र होता है, जो कि आप यहां भी देख सकते हो एरिया का फॉर्मूला a प्लस सी बाई 2 इंटू एच। ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना होता, जनरली आपको जो याद रखना होता है वो ये रखना होता है, क्योंकि ए और सी तो यहां दे रखा है ना, मान लो वहां कुछ और दे दिया तो इसलिए आप ये वाला फॉर्मूला याद रखो कि समांतर भुजाओं का योग बटे 2 इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए अगर आपको ये समझ में आया है तो अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। सर हाँ जी बताइए। आपने पीछे क्या करवाया है? मैंने पीछे एक क्वेश्चन कराया था जो कि पिछली क्लास पर ही बेस्ड था। आप लेट ज्वाइन किए थे क्या आपने? यस सर। कोई बात नहीं, क्लास के एंड में रुक जाना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी से। ठीक है, ओके सर। अभी ये समझ में आ गया ना अभी समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल? तो यस सर। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो ये जल्दी से बताइए। देखिए ये गलत नहीं होना चाहिए, अभी जो सूत्र बताया है वही सूत्र लगाइए, वही फॉर्मूला लगाइए, तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। इसमें गलती नहीं करनी है, मैं फिर से बोल रहा हूं, गलती नहीं करनी है इसमें। आप आराम से समय ले लीजिए, लेकिन एक ही बार में कोशिश कीजिए कि सही हो जाए ये। फॉर्मूला अभी आपको बताया ही था। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, जो कि अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर आ रहा है, और काफी बच्चों का ना सही भी है इस बार, जो कि अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें आपको डायग्राम नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, अगर आप चाहो तो बना सकते हो, हालांकि बिना डायग्राम बनाए भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, तो आपकी मर्जी है। अगर आपको डायग्राम बनाना है डायग्राम बनाइए, नहीं बनाना मत बनाइए, फिर भी आप इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, अभी भी 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो उनके लिए वेट करते हैं। सभी बच्चे आंसर करेंगे, क्योंकि आप सभी आंसर करोगे ना तो ही मुझे समझ में आएगा कि आपको डाउट कहां आता है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया, लास्ट 15 सेकंड वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 15 सेकंड है अब आपके पास, 15 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे, आपके पास 15 सेकंड है केवल, अभी 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर करो, 10 सेकंड है। अभी भी 2 बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने आंसर नहीं किया है, अभी भी 2 बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब देखिए, पहले मैं यहाँ ना फॉर्मूला लिख लेता हूं कि यहाँ समलम चतुर्भुज की तो बात हो रही है, समलम चतुर्भुज का जो एरिया होता है मैं उसको ए से लिख देता हूं, क्षेत्रफल। उसमें क्या होता है कि समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग बटे 2। ठीक है, समांतर भुजाओं का योग अपॉन 2 इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के
अच्छा, मैं यहाँ वापस से क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको ये याद हो जाए जल्दी से। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं क्या है। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं दे रखी हैं 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि इनका योग हो जाएगा 8 + 10। समांतर भुजाओं का योग हो गया बटे 2 गुणा उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच की दूरी है 9, उनके बीच की दूरी हो गई 9। ठीक है, अब यहां से यदि हम इसको सॉल्व करें तो पहले कैसे करेंगे, ये वाला ब्रैकेट में आता है तो इसको पहले ब्रैकेट के वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 10 और 8 18, 18 बटे 2 कितना आएगा 9, 18 बटे 2 होगा 9 इंटू 9। अब 9 इंटू 9 तो सभी जानते हैं कि ये होगा 81, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर होगा। सभी बच्चे बताएंगे ये समझ में आया क्या, यस और नो। अगर किसी को दोबारा समझना है तो दोबारा भी बता देंगे, पहले ये बताओ सभी को समझ में आया। सर एक बार और वो समझा दो। एक बार और बता देता हूँ आपको, ये फॉर्मूला समझ में। आज आप लेट आए थे ना, मीरा गौतम के नाम से यस जो भी सर, बच्चा आपने लेट ज्वाइन किया यस ना, सर। हाँ इसीलिए। ठीक है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, जल्दी से देखिए मैं ये अरेंज करता हूँ। मैंने बस ये पढ़ा है अभी कि जो समलंब चतुर्भुज होता है ना, ट्रेपेजियम जो होता है उसका एरिया या जो क्षेत्रफल होता है उसका ये वाला सूत्र होता है। सूत्र क्या है, समांतर भुजाओं का योग। मतलब उसमें समांतर भुजाएं जो है उनकी लंबाइयों का ऐड करो आप और उसमें 2 का भाग दो और फिर उसका गुणा करना है कि जो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, अब ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा इसके फॉर्मूला। ठीक है, अब फिर आगे कैसे करना है, समांतर भुजाएं क्या दे रखी है, एक 8 सेंटीमीटर एक 10 सेंटीमीटर, तो इनका योग क्या हो जाएगा 8 + 10 अपॉन 2, क्योंकि 2 तो यहां दे ही रखा है अपॉन में 2। ठीक है, अब इस पूरे का गुणा किसमें हो रहा है, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है अगर आप यहां देखोगे तो 9 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी है 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका एरिया। अब बस आपको ये सॉल्व करना है, कैसे करोगे, 10 और 8 18, 18 में 2 का भाग दोगे तो 9 आएगा, तो ये तो आ गया 9 इंटू यहां भी 9 है 9। अब 9 इंटू 9 कितना हो गया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में, बताइए मीरा गौतम के नाम से जो भी बच्चा आप बताइए आपको आया समझ में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये समझ में आया है। एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन समझाया तो ये गलत नहीं होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखिए इसमें क्षेत्रफल तो ऑलरेडी दे ही रखा है, क्षेत्रफल तो दे ही रखा है और समांतर भुजाओं की आपको लंबाइयां दे रखी हैं, समांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है, बस आपको उनके बीच की दूरी बतानी कि उनके बीच की दूरी क्या होगी, ये बताना बस आपको। ये क्वेश्चन भी आसान है, अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सभी को ये बताना है कि यदि इस आकृति का, अब आकृति कौन सी है, देखिए ये तो इतना मैं आपको हेल्प कर देता हूं कि ये समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसकी एक युग्म समांतर है, क्योंकि इसकी भुजाओं का जो एक युग्म है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म है वो समांतर है। अपोजिट साइड्स हैं, जो इसका एक पेयर है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल है, इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम हो गया। अगर ये ट्रेपेजियम है तो इसका एरिया दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको जो समांतर भुजाएं एडी और बीसी, इनके बीच की लंबवत दूरी बतानी है, इनके बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। फॉर्मूला जो बताया था ना अभी, वही अप्लाई करना है यहाँ, जो अभी फॉर्मूला बताया था वही अप्लाई करना है। अगर आपने वो अप्लाई कर दिया तो आपका आंसर अगले ही स्टेप में आ जाएगा। अगर आपने वो अप्लाई कर दिया तो आपका आंसर अगले ही स्टेप में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ आंसर आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी भी मिला जुला आंसर आ रहा है, अभी भी मिला जुला आंसर आ रहा है। ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो आंसर करने की कोशिश करें, जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो आंसर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सभी को ना ये ध्यान रखना है कि आज जब क्लास हो जाए ना
तो आज जितना भी पढ़ाया है उसकी रिकॉर्डिंग मोस्टली आपको या तो आज शाम को मिल जाएगी, कल ही मिल जाएगी। ठीक है, तो पूरा आपको दोबारा से रिवाइज करना है, ये सभी को ध्यान रखना है। क्योंकि कोई भी जो कठिन कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी कठिन चीज होती है, वो कैसे समझ में आती है, आप उसको बार बार पढ़ो। अगर आप उसको बार बार पढ़ोगे तो वो आपको समझ में आ ही जाएगा। इसीलिए आज का मुझे कैसे पता चला कि आपको कठिन लगा है, क्योंकि काफी बच्चों ने ना ऐसा है कि आंसर सही नहीं किया है, काफी बच्चों ने गलत आंसर पे क्लिक किया है, इसी वजह से। ठीक है, अब इसमें ऐसे घबराने की बात नहीं है कि ये तो समझ में आएगा ही नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आप इसको कल पढ़ोगे, कल जो आपको लिंक मिल जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो अगली क्लास अपनी कब होगी, थर्सडे को, बृहस्पतिवार को, यानी कि गुरुवार को। उस दिन आपको अपने डाउट पूछने कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया था, ये दोबारा समझा दो। ठीक है, या कुछ में भी आपको डाउट हो कि सर ये कहां से आया, ये कैसे आया, इसकी जगह ये करेंगे तो क्या होगा, जैसे भी आपके डाउट्स आए आप अपने डाउट्स पूछ लेना। ठीक है, वैसे हाँ अब आंसर सही आने लगे हैं, अब ज्यादातर बच्चों का सही आंसर है। ठीक है, अब ये सभी बच्चे करेंगे, चाहे उसका सारे आंसर सही हो वो भी रिवाइज करेगा जाके, और जिसके आंसर गलत है उसको तो सही करना ही करना है, उसको सॉरी रिवाइज करना ही करना है। तो सभी बच्चे रिवाइज करेंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं, लास्ट 15 सेकंड्स और वेट करते हैं, लास्ट 15 सेकंड्स और वेट करते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, अगर कोई बच्चा बचा है। डिवाइड में मिस्टेक कर दी, इसीलिए देखो ये सारी चीजें ना आपको ध्यान रखनी होगी। चलो अभी यहां तो मैं मान लेता हूं, इसका मैं बताता हूं। यहां तो आपने बता दिया मुझे, मैंने मान लिया कि आपने डिवाइड में गलती कर दी, लेकिन एग्जाम में कोई नहीं सुनेगा ना आपकी, एग्जाम में तो नंबर कट जाएंगे। इसीलिए आपको हमेशा ना ध्यान से वो करना होता है। इसीलिए चलो यहाँ तो मैंने मान लिया कि हाँ आपने डिवाइड में मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, अब दोबारा में सही कर लेना, लेकिन एग्जाम में दूसरा मौका नहीं मिलता ना। इसीलिए जब भी आप क्लास में भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, उसको एग्जाम का क्वेश्चन मान के ही सॉल्व करो, ताकि आप उसको पूरे फोकस से सॉल्व कर पाओ। जब पूरे ध्यान से सॉल्व करोगे तो वो सही हो ही जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, 10 सेकंड और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 10 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब देखिए, इसमें भी ना काफी बच्चों ने वैसे सही भी किया, बट कुछ बच्चे फिर से कंफ्यूज हो गए। यहां हमें इसका पूरी आकृति, अब देखो आकृति ये तो मैंने बताई थी, ये क्या है, ट्रेपेजियम, ये है समलंब चतुर्भुज। अब ये मुझे कैसे पता चला समलंब है, क्योंकि इसके एक युग्म समांतर है। ये वाला निशान क्या बताता है मुझे कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, तो एक युग्म इसका आमने सामने वाली भुजाओं का समांतर है, इसलिए ये हो गया ट्रेपेजियम। हाँ जी, टीना का आंसर सही भी है, उन्होंने क्या बताया है कि सम्मुख भुजाओं के योग बताया लंबाइयों का, जो कि इसके सूत्र में आएगा भी। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, सॉरी फॉर्मूला नहीं लिख रहा, हाँ मैं डायरेक्ट यहां से उसकी वैल्यू रख रहा हूं, मैं मान रख रहा हूं। क्षेत्रफल क्या होता है कि जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग, अब समांतर भुजाएं क्या है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इनका योग क्या आएगा 4 + 6, तो समांतर भुजाओं का योग बटे 2। ठीक है, ये आप अपने उसमें भी ढूंढ सकते हो, अपने जो अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया हो या अपनी कॉपी में लिखा होगा तो वहां से भी मैच कर सकते हो। यही फॉर्मूला है, समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी को मैं ऐसे ही लिख देता हूं। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी क्या है वो तो मुझे नहीं पता ना, वो तो दे ही नहीं रखा। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो इनके बीच की दूरी ही तो पूछिए मुझसे, इसका मतलब ये हुआ कि ये दूरी तो मुझे निकालनी ही है। अगर ऐसा है तो मुझे फिर दे क्या रखा है, मुझे दे रखा है क्षेत्रफल, मतलब ये दे रखा है क्षेत्रफल कितना 40, तो मैं इसको लिख देता हूं 40 बराबर 6 और 4 होते हैं 10, और 10 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 5 गुणा दूरी। ठीक है, अब यहां से तो मैं दूरी आसानी से निकाल सकता हूं। दूरी कैसे होगी कि 5 का भाग लगा दो 40 में। 5 का भाग क्यों होगा, क्योंकि 5 का इस साइड गुणा हो रहा है, अब इसको जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो इसका भाग लग जाएगा 40/5। ठीक है, तो यहां से तो दूरी आसानी से आ जाएगी, कितनी आएगी 40 से जो ये कटेगा 8 बार, 5 × 8 = 40, या 5 × 8 = 40, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही दे रखे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, इसलिए जो दूरी है वो हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी।
अब यहां तक बताइए, ये हो गया समलंब चतुर्भुज का एरिया खत्म हो गया है। ठीक है, यहां तक बताइए आपको समझ में आया क्या? समलंब चतुर्भुज का एरिया, देखो परिमाप चाहे किसी भी आकृति का हो, परिमाप आप फिर भी आसानी से निकाल लोगे। हमेशा आपको एरिया या क्षेत्रफल पे फोकस करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया। अब अगला नया कॉन्सेप्ट है। अब ऐसा करते हैं, ये ना इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है। कुछ जटिल आकृतियों का आप क्षेत्रफल देखोगे। कैसी जटिल? जैसे कि इस प्रकार की है। और इस प्रकार की आकृतियों का आपने क्षेत्रफल निकालना नहीं सीखा है, तो अगर मान लो आपके एग्जाम में आ जाए इस प्रकार की आकृति, तो उनका एरिया आप कैसे निकालोगे वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, वो हम इस क्लास में नहीं सीखते, वो अगली में सीखेंगे। फिर इस क्लास में क्या करते हैं, इस क्लास में हम एक दो क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनका आंसर आपको कहां देना है, उनका आंसर भी पोल में दे देना, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है। ठीक है, एक वर्ग है। अब इसका परिमाप हमें दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है? परिमाप हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल बताना है। ऑप्शन ए है, अच्छा मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूं। ऑप्शन ए है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये है, और ये आपको आंसर देना है पोल सेक्शन में जाके। और पोल सेक्शन का ये मान लो आप क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या मानोगे आप कि ये क्वेश्चन नंबर 33 है? ये मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, सभी को, अच्छा कमेंट में कोई भी आंसर नहीं लिखेगा। एक वर्ग है, अच्छा मैं इसका नाम भी ले देता हूं। वैसे नाम लिखने का इतना कोई फायदा नहीं है, बट फिर भी लिख देता हूं ABCD। ABCD। अब ABCD क्या है? ये वर्ग है, ये एक स्क्वायर है। इसको इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हमने सबसे ज्यादा टाइम लगाया था। इसी टाइप का क्वेश्चन था जिसपे हमने सबसे ज्यादा टाइम लगाया था। अगर आपने ये भी गलत किया ना, तो मतलब आपको वास्तव में रिवाइज करने की जरूरत है। आपको अगली क्लास में बहुत सारा रिवीजन करके आना है। बहुत सारा मतलब इस क्लास में जो भी पढ़ाया ना उसे 2-3 बार पढ़ के देखो। नहीं रामदेवी, आपको कमेंट में नहीं लिखना। आपको कमेंट में नहीं लिखना, आंसर पोल सेक्शन में देना है। क्वेश्चन क्या है? एक आपको स्क्वायर दे रखा है जिसका परिमाप दे रखा है 8 सेंटीमीटर। परिमाप दे रखा है 8 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल बताना है आपको कि क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताना है कि क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, कुछ अच्छा सभी बच्चे आंसर करेंगे। जब तक सभी बच्चे आंसर नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया? सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। 15 सेकंड और रुकते हैं। देखिए ये भी आसान है, तो 15 सेकंड और रुकते हैं। आप आंसर कर लीजिए। 15 सेकंड और रुकते हैं, समय है आपके पास। जल्दी से आप आंसर कीजिए। आप आंसर कीजिए जल्दी से। 15 सेकंड है आपके पास। अभी 10 सेकंड बचे हैं। अभी आपके पास 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकंड बचे, जल्दी से आंसर करो। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। अच्छा ठीक है, एक बच्चे ने आंसर दिया है ऑप्शन सी। किसने दिया है कोई बताएगा? कमेंट में लिख के बताएगा। यस लिख दो या सी लिख दो कमेंट में, जिसने भी ऑप्शन सी दिया। शिवानी, आप ही ने दिया है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा और कोई नहीं लिखेगा, एक एक बच्चे से पूछते हैं। हाँ शिवानी, आपने कैसे सॉल्व किया आप बताओगे? सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, अच्छा क्यों सुनेंगे? क्योंकि केवल शिवानी का आंसर सही है, इसीलिए। सर अगर परिमाप 8 है तो हमारी एक भुजा का जो माप होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा, और फिर अगर हम अगर उसका क्षेत्रफल निकाले तो 2/2 हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शिवानी। ठीक है,
अच्छा, अभी कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं आया है, तो चलिए समझते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे आप कोशिश किया करो हमेशा, गलत हो सही हो, जब तक कोशिश नहीं करोगे तो कैसे वो होगा। ठीक है, देखिए शिवानी ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि परिमाप हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, किसका, एक स्क्वायर का या वर्ग का। अब जो वर्ग का परिमाप होता है वो क्या होता है, चारों भुजाओं का योग, या फिर उसको लिख सकते हैं 4 इंटू भुजा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी परिमाप होता है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है ये। अब यहां से भुजा निकाल सकता हूं कि भुजा बताइए कमेंट में, सभी बच्चे बताएंगे, शिवानी को छोड़ के सभी बच्चे बताएंगे भुजा या साइड कितनी निकलेगी यहां से। अगर 4 गुना इंटू भुजा 8 है तो भुजा, शिवानी को छोड़ के सभी बच्चे बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, भुजा कितनी निकलेगी, 8/4 यानी कि 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हो फॉर्मूला लगा के, या फिर यहां से तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे ना, कि चारों भुजाओं का योग 8 है तो एक भुजा कितनी होगी, 2। ठीक है, ये यहां तक अगर निकल गया, अगर आपको यहां तक निकल गया फिर तो आंसर आ जाना चाहिए था ना, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी स्क्वायर के जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, या भुजा गुणा भुजा, कुछ भी लिख सकते हो, भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर ही होता है 2 इंटू 2, और इसका मान आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ जी, तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए ना, ऑप्शन सी सही होना चाहिए था। आया सभी को समझ में। अच्छा, मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अभी आपको समस्या आई थी सबसे पहले, इसीलिए अब ना शायद आपको किसी को समस्या नहीं आएगी, सभी बच्चे बताएंगे। हाँ सभी को आ गया ना अभी समझ में। देखिए आपको ना ये ध्यान रखना होता है कि दिया क्या हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर पहले ये देखो मुझे कैसे पता चला कि मुझे यही निकालना है, मुझे ये पता है कि परिमाप दे रखा है। अगर परिमाप दे रखा है ना वर्ग का, तो मैं भुजा तो आसानी से निकाल सकता हूं, कैसे, उसमें 4 का भाग कर दो। अब 4 का भाग क्यों करो, क्योंकि 4 भुजाएं होती है ना, वर्ग की चारों बराबर होती हैं, तो हमें एक भुजा का माप निकालना है। ये 4 का योग दे रखा है तो एक का आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब मुझे यहां से भुजा मिल गई, अब मैं वापस से क्वेश्चन पे गया, फिर मैंने क्वेश्चन में देखा कि मुझसे पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, और मुझे ये पता है कि जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है भुजा स्क्वायर, या फिर भुजा गुणा भुजा, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब भुजा निकली है यहां से 2 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया और इसको लिखा 2 इंटू 2, तो यहां से मिला मुझे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा मेरा कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये सभी को समझ में आ गया, समय भी हो गया है, तो आज की क्लास तो खत्म करते हैं यहीं। अभी देखो सभी बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि आज की क्लास में ना मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि आपको रिवीजन की जरूरत है। अभी जो आज की क्लास का लिंक है ना, एक तो आपने समझ तो लिया ही होगा, तो आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे, स्क्रीनशॉट लिया होगा, उससे पढ़ना है। अगर उससे भी समझ में नहीं आए तो दूसरा ये कि आपको आज की क्लास का लिंक मिल जाएगा, यूट्यूब लिंक। ठीक है, वो क्लास भी देखनी है आज की दोबारा से, चाहे आपने देख लियो फिर भी दोबारा से देखनी है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा था। आज होमवर्क नहीं है, आज आपका यही होमवर्क है। ठीक है, आज आपका यही होमवर्क है कि आज जो पढ़ाया है उसे दोबारा से जाके पढ़िए, यही आपका होमवर्क है, इसलिए मैं अलग से होमवर्क नहीं दे रहा, ये आपको समझना है। अगर आपने आज की क्लास समझ ली ना, तो आप एरिया क्षेत्रफल से संबंधित कोई भी सवाल गलत नहीं करोगे। ठीक है, बाय बाय। अगली क्लास में हम कुछ और पढ़ेंगे, मतलब क्षेत्रफल ही पढ़ेंगे, कुछ और आकृतियों का। ठीक है, और अगली क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, अगली क्लास जो होगी वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, ओके, बाय बाय, बाय बाय। हाँ जी, सभी स्टूडेंट रुकना है, सभी को 2 मिनट रुकना है, कुमारेश सर को कुछ काम है, सभी को बस एक मिनट रुक जाना बस।